दोस्तों नमस्कार। ये मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब ये थोड़ा 2 बार रिपीट हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे जब मैं शुरू करता हूं आपके साथ बात करना, पर अब क्या करें, उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि एक ही नाम 2-2 बार बोलना फिर वो ठीक नहीं लगता है। तो देखिए, आप 3 वीडियो हमारे इससे पहले हम बना चुके हैं और तीनों का आपने बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया, बहुत स्नेह दिया और आपका जो हमारा जो वो सब्सक्रिप्शन का जो रेशियो है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी जब बात कर रहा हूँ शायद तो 70,000 पहुंच चुका है या शायद क्रॉस कर चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने तो आप सबके प्यार ने और समर्थन ने मतलब हमारी जो असमंजस थी उसको दूर कर दिया, तो उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज जो बात करने वाले हैं सीधा उस पर आ जाते हैं। देखिए, देश में चुनाव फिर से, मतलब देश में चुनाव का माहौल वैसे रहता ही है। इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव संपन्न हो गए, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर में एक अरसे के बाद चुनाव हुए, हरियाणा में ऑब्वियसली अपने समय समय पे वो होते रहते हैं, लेकिन हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता पे बैठी हुई है और मोदी साहब का जहां पे मन हुआ उन्होंने खट्टर साहब नाम के एक व्यक्ति को बिठा दिया, वो बैठ गए और उनके शासन में क्या क्या दृश्य हमने देखे हम सब जानते हैं। आज की स्थिति में हरियाणा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल जमीन है वो कितनी हिली और खिसकी हुई है वो हर कोई जानता है। तो अच्छा, वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे असल में जहां युद्ध हुआ था महाभारत का, कुरुक्षेत्र, वो भी वहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चुनाव जो है वो भी एक तरह से कुरुक्षेत्र का इस बार का युद्ध माना जा रहा है। तो अब इसमें कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कौन धृतराष्ट्र है, कौन भीष्म है, कौन दुर्योधन, कौन शकुनी, ये सब पात्र का जो है हम परिचय पाने की कोशिश करेंगे और इस युद्ध में हकीकत में वहां पे जमीन पे क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो हम पर बहुत स्नेह रखते हैं, केपी मलिक साहब, आप सब परिचित हैं उनसे, उनको हमने कहा कि सर आप अगर आइए, क्योंकि आप है दिल्ली में लेकिन आप बहुत अवगत हैं पूरी परिस्थिति से, तो आप जरा अगर ये बताएं और हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करें कि भाई आप क्या होता हुआ देख रहे हैं और ये सब कौन इस पूरे महाभारत में वहां कौन कौन क्या है, तो वो अगर आप बताएं तो ठीक रहेगा। तो मलिक साहब, आपका मयूर जानी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपने शुभकामनाएं दी थी, धन्यवाद मयूर जी। बड़ा अच्छा जी। देखिए मयूर भाई, एक तो आपको नया चैनल शुरू करने के लिए मैं ऑफिशियली शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो हमारी आपकी फोन पे बात हुई थी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मैं आपको आशा करता हूं कि आप इसको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और आप जुझारू पत्रकार हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, जो आपने कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात की है, मैं वहां का संजय बनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आजकल संजय बड़ी बड़ी चर्चा में है। हमारे आपके पुराने मित्र संजय जी बड़ी चर्चा में है, संजय जोशी। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं महाभारत का संजय बन के कुरुक्षेत्र से गुजरात के और देश के लोगों को कुछ सच्चाई से अवगत करा सकूं। क्योंकि आजकल जो हमारी आपकी भूमिका में लोग हैं, वो होता कुछ है दिखाते कुछ है। तो संजय भी झूठ बोल रहे हैं आजकल, कई संजय एक और फिर दूसरे संजय एक और तीसरे बचते, उनका जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा। तो संजय की भूमिकाएं अनेक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संजय का काम है कि सच्चाई जो है हस्तिनापुर तक बिल्कुल सही पहुंचे। और धृतराष्ट्र जी की आंखें नहीं है, लेकिन उनको हकीकत से रूबरू होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो हम भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में भी कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है। पहली सरकार, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जिस तरह से एक बदलाव की लहर चली थी 2014 में, उससे देश का कोई भी नागरिक अछूता नहीं रहा था। और उसी झटके में हरियाणा में सरकार बनी थी, जबकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और संघ बहुत मजबूत कभी नहीं रहा। वहां पे जाटों का दबदबा रहता था और उस दबदबे को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी
और फिर उनको बैसाखी की जरूरत पड़ी और वो बैसाखी के सहारे से किसी तरह से आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं जहां आज हैं। आज भी उन्होंने, और वो जो सीएम थे उनको हटाया गया। आज भी वो, अगर आप देखेंगे, जो वहां के सीएम थे, केंद्र में मंत्री है खट्टर साहब, वो ड्राइंग रूम वाली, हॉल वाली, बैंक्वेट हॉल वाली रैलियां कर रहे हैं आजकल। खुलेआम वो जी। नहीं जा रहे, लगातार उनका विरोध हो रहा है। अच्छा, वहां और भी एक विरोध हो वीडियो रहा है, शायद वहां भी आपने भी विरोध हो देखा, रहा बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर आप एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में एक युवा ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको बनती हुई लग रही हो, लेकिन स्थानीय जो विधायक है, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे हारेंगे। तो खट्टर जी को ये बात बुरी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कैसे हारेंगे, इधर आओ। तो जब वो इधर आए तो उन्होंने अपने कमांडो को कहा कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, इसको, और इसकी हिम्मत कैसे होगी, और इसको बाहर निकालो। तो ये जताता है कि कितना घमंड और कितना अहंकार अभी भी है। तो वो है। अहंकार ही इस पार्टी को लेकर डूब रहा है, वो अहंकार इस पार्टी का नुकसान कर रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से हो। और इसकी बड़ी परिणति आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में देखी थी, लोकसभा के चुनाव। तो इसके अलावा अब जो नए मुख्यमंत्री वहां हैं, जिनको लोग कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे मान रहे हैं, उनकी सीट पूरी तरह फंसी हुई है। उनके जीतने की कोई संभावना नहीं। क्योंकि मयूर जी, अगर हमें हरियाणा को समझना है, कुरुक्षेत्र को समझना है, तो हमें यहाँ की पृष्ठभूमि को समझना होगा। यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो दिल्ली से जुड़ा हुआ इलाका है, और ये जाट बाहुल्य इलाका है। जाटों के पास जमीनें हैं, खेती है, किसान है, वो संपन्न लोग हैं। तो उनके आसपास दूसरी जाति के जो गरीब लोग भी हैं, दूसरे तबके के लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित होते हैं। अगर किसान है तो उसके साथ मजदूर भी होंगे, उसके साथ दूसरे तरीके से जुड़े हुए कारीगर भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपस में एक ताना बाना बुना रहता है। तो उस ताने बाने को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और तभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई। और अब वो लोग समझ चुके हैं कि ये ताना बाना दोबारा बनाना पड़ेगा, और इससे हमारा बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है, सामाजिक नुकसान भी हुआ है। तो इससे वो लोग इस चीज को समझ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में करंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ये रणनीति अपनाई है कि कैसे इनको अलग अलग बांट के कैसे कैसे इनके वोट हथियाए जाए। और उसमें एक फॉर्मूला जो मध्य प्रदेश का था, वो बड़ा फिट बैठता है, और इन्होंने कोशिश भी की है उस फॉर्मूले पर चलने की। अब वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। वैसे तो आपको भी पता है, सब लोग पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे ही। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, वो भी जाके वहां मुख्यमंत्री बन रहे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते थे, वो आदिवासियों के मुख्यमंत्री बन रहे थे। तोमर साहब ठाकुरों के मंत्री बन रहे थे। वो हमारे इंदौर वाले, जिनका बेटा बैट लेके घूमता है, उनकी शेरवानी तैयार थी शपथ लेने के लिए। बाकी सिंधिया जी आए थे कि वो भी सीएम बनने। तो जैसे 1 दर्जन सीएम मध्य प्रदेश में बन गए थे, लगभग 8 से 10 सीएम जो है हरियाणा में भी तैयार है शपथ लेने के लिए। गुर्जर समाज से राव वीरेंद्र सिंह आते हैं, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी सीएम की दौड़ में है। कृष्ण पाल गुर्जर, जो बल्लभगढ़ से और फरीदाबाद से आते हैं, वो गुर्जरों के समाज से शपथ लेने के लिए तैयार है। नायब सैनी सैनी है, इसलिए वो सैनी समाज की तरफ से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार है। जाट समाज से अभिमन्यु है, रोहतक से, वो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार है। और सबसे अनोखा, क्योंकि पंजाबी खट्टर साहब मुख्यमंत्री हटे हैं, तो इसलिए पंजाबियों का भी सहयोग होना चाहिए। तो उसमें विज साहब जो है वो कह रहे मैं इससे कम हूं, मैं तो 7वीं बार लड़ रहा हूं। तो वो भी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि इन जातियों को इस तरह से साधा जाए कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ये तो फॉर्मूला 1 है। फॉर्मूला 2 जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कई सारे अपने जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, प्रभावी हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और वो बागी हो गए हैं, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आते हैं, तो अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और शामिल होकर सरकार बना लेंगे। खुलेआम ये चीजें चल रही। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का दांव चलने की कोशिश हरियाणा में कर रही है, और काफी हद तक सफल भी होगी भारतीय जनता पार्टी में, ये भी आपको दावे के साथ बता दूं। क्योंकि अच्छा। कांग्रेस का मैं मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस आज 50 के आसपास पे खड़ी हुई है। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 30 और 28 के आसपास खड़ी हुई है। इसके बाद लगभग 8 से 10 सीटों पे हम मान के चल रहे हैं कि निर्दलीय जीत सकते हैं।
निर्दलीय और छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, एक एक दो दो, उनको भी कहीं आ सकते हैं। तो ये सिनेरियो मुझे आज के दिन में हरियाणा का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वहां पे माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जिक्र हल्का सा कर देता हूं, हालांकि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। प्रधानमंत्री जी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे, 2-3 बार उनकी रैलियों को अलग अलग जगह पर करना पड़ा, यहाँ से हटा के वहां करना पड़ा, फिर टेंट के साइज को देखा गया। तो वो उसको रैली बता रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो एक जनसभा उसको आप कह दीजिए छोटी सी। वो उस तरह की जनसभा है जिसमें अगर जितना भी आप कहें, मुश्किल से 10,000 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो 5 से 10 हजार लोग, और इसमें हमें पीछे अगर हम चले 10 साल पहले, 11 साल पहले, जब प्रधानमंत्री जी ने इसी के आसपास एक रैली की थी, तब कम से कम 1.5 लाख लोग लगभग आए थे उसी रैली में। वो जमाना भी हमें याद है। तो ये 10 साल की उपलब्धि मोदी जी की हरियाणा में है कि आप जो है 1.5 लाख 2 लाख से 10,000 पे पहुंच गए। तो ये जताता है कि क्या नतीजे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं, मयूर जी। जी। अच्छा, ये एक क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला बना हुआ वहां पे, है ना, जो गुजरात में भी बना हुआ था कि गुजरात में जब चुनाव हुए 2022 में, तो आम आदमी पार्टी ने अपना अलग से ऑब्वियसली एक रुख रखा। और तब तो वैसे कोई गठबंधन भी नेशनल लेवल पे लोकसभा का था नहीं, इन लोगों का राइवल ही थे, प्रतिस्पर्धी थे। और चुनाव के बाद कुछ इस तरह से चीजों को प्रस्तुत करने का मौका मिला भाजपा को भी, कि भाई ये तो मतलब भाजपा ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेट किया। और जो विश्लेषक जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, तो हमारे लिए एक मैसेज ये पहुंचा सीधा, एक तरह से दिखे तो, कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे कांग्रेस के वोट काट लिए, इसलिए कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा जीत गई। ये नैरेटिव सेट हो गया उस समय। हालांकि मैं उससे सहमत कभी ना तब था ना आज भी हूं, पर ये नैरेटिव सेट होता है, उसके ऊपर फिर वो बाकी सब मशीन और मशीनरी काम करती है। तो अभी इस चुनाव में हरियाणा हालांकि छोटा राज्य है, लेकिन वहां भी स्थिति तो यही है। इन लोगों के बीच में कोई समझौता है नहीं और अपने अपने प्रत्याशी वो लोग रख रहे हैं। तो इसका भी कोई फायदा भाजपा को होगा क्या? आप मयूर भाई, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, और लगातार इस बात की चर्चाएं हरियाणा में हो रही हैं और वाजिब भी है। आप मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी का अगर प्रत्याशी किसी भी सीट पर लड़ रहा है, तो वो किसका नुकसान करेगा? सीधी सीधी बात है, वो कांग्रेस का नुकसान करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज मतदाता है, वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, जो कि कांग्रेस के पास जाता। तो ये चर्चा हरियाणा में है, और कई पत्रकार भी इस बात को बताते हैं कि आप माने ना माने, कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि केजरीवाल का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है, और इसीलिए केजरीवाल ने इतने बड़े स्केल पे अपने विधायक खड़े करे हैं, अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा आम आदमी पार्टी का देखें, तो आधा फीसद उनको मत नहीं मिल पाया था पूरे हरियाणा में। कहीं भी उन्होंने 0.0% भी क्रॉस नहीं किया था। 50%, अगर आप 0.50 करें, उसमें 48% वोट उनको मिला था। लगभग हर जगह उनकी जमानतें जब्त हुई थी। तो ऐसा क्या केजरीवाल को सपना आ गया कि वो 89 सीटों पर लड़ रहे हैं? अरे भाई चलिए, आपको लगा कि 10-20 सीटें हमारी मजबूत है, तो वहां हम लड़ सकते हैं। तो इसको जो लोकल हरियाणा के लोग हैं वो मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं समझौता आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। वो समझौता इस पैटर्न पे भी हो सकता है कि जैसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस को छोड़ के, कई लोगों की मजबूरी है, वो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। अगर आप देखेंगे कि भाई अगर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमारे पीछे तोता मैना और वो गिद्ध लग जाएंगे। तो इन एजेंसियों के डर से भी कई लोग आए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हरियाणा की कुर्बानी दे दी हो? ये बात भी आम चर्चा में है। हालांकि मेरे पास कोई इस बात के तथ्य नहीं है, लेकिन आशंकाएं जरूर है। और हमारी आपकी आशंकाएं जताने से कुछ नहीं होगा। जो वोटर के दिमाग में बात बैठी हुई है, उससे आम आदमी पार्टी की साख भी बट्टे में लगी हुई है हरियाणा में। और इसका नुकसान केजरीवाल को हरियाणा में होगा, क्योंकि चर्चाएं लगातार इस तरह की चल रही है। और आम मतदाता और लोकल लोगों का इस तरह की बात करना जताता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में खतरा है। तो आम आदमी पार्टी का एक आध विधायक कहीं आएगा, इसका भी मुझे संशय है।
खाली ये वोट कटवा के तौर पे वहां पे काम करेगी, और इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी हैं, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां जो तमाम वहां गई हैं। क्योंकि आपको मयूर भाई, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वहां का जो जाट है, जो किसान है और दलित उनके खेतों में काम करते हैं, तो दलित और जाट कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा हरियाणा में रहता है, और वो कांग्रेस के साथ जाता है। तो भाजपा ने कोशिश दलित कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए, दलितों को बहलाने फुसलाने के लिए, क्योंकि आज जो है मायावती के बाद अगर सबसे बड़ा चेहरा दलित का इस एरिया में है तो वो चंद्रशेखर है। तो इसीलिए चंद्रशेखर को लेके आया कि कहीं चंद्रशेखर वोट काटेगा, कहीं मायावती वोट काटेगी, तो इससे दलितों में भी एक बंटवारा हो जाए, ये कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक 100% तो नहीं रखता, लेकिन मैं मना भी नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं नहीं इस बात में कोई दम नहीं है। मुझे इसमें दम दिखाई देता है, क्योंकि तथ्य आपके सामने। जी जी, ये अच्छा। और कांग्रेस में भी तो भाई, कांग्रेस भी तो इससे कहाँ बाहर है। वहां भी तो जो क्षत्रप हैं वो अलग अलग अपना सुर जो है वो राग आलापते हैं। सबको वहां भी जो है वो सत्ता चाहिए। जैसे एक तरफ वो अपने ये हो गए हुड्डा साहब, एक तरफ ये अपनी शैलजा जी हैं, एक तरफ सुरजेवाला साहब हैं। सबको वहां भी तो मुख्यमंत्री बनना है अगर जीते तो। वहां भी तो गुटबाजी चलेगी। मयूर मयूर भाई, अगर आप देखें, इसमें भी वो सेम पैटर्न आप देखते हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा। अगर आप हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में हम एसआर के बोलते थे, शैलजा, किरण, और वो अपने क्या नाम है, सुरजेवाला। तो ये जो एसआर के था, अब एसआर के का के हट गया और बी आ गया, वो एसआर बी हो गया, वीरेंद्र सिंह आ गए। अब वीरेंद्र सिंह का लड़का चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो चीजें कांग्रेस में है, ये कांग्रेस में कोई नई नहीं है, और इसी नुकसान की वजह से कांग्रेस 2019 में सरकार नहीं बना पाई थी, जो गुटबाजी कांग्रेस में चलती है, और उसका नुकसान इस बार भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं होगा, लेकिन बड़े स्केल पे होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नुकसान को बढ़ाने के लिए 2-3 दिन ये एजेंडा चलाया था। कुमारी सैलजा के नाम पे अगर आपने देखी, कितनी चिंता अमित शाह जी को हो गई थी, मोदी जी को हो गई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को दलित महिला की चिंता हो गई थी, सैलजा की अपनी चिंता नहीं थी उनको, इनकी चिंता हो गई थी। दूसरा, अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, जिस तरह पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद हो गया था, उसका नुकसान राजस्थान में कांग्रेस को उठाना पड़ा। उससे पहले जी, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो जिस तरह से वहां गुटबाजी होती थी, दिग्विजय और आपके वो जो दूसरे कमलनाथ लोग जी हैं, और इनके हाँ, कमलनाथ जी हैं, सिंधिया जी तो खैर बीजेपी में आ गए। इसके अलावा वहां पे जो ग्रुपबाजी होती थी, उसका बड़ा नुकसान उनको होता था। उससे पहले तो अर्जुन सिंह भी थे, तो वहां 5-6 ग्रुप होते थे कांग्रेस के, वो आपस में ही तलवारें खींची रहती थी, और शिवराज जी जीत के बराबर में से निकलते रहते थे। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा क्या है कि जिस तरह से कांग्रेस में केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वहां राहुल गांधी के चारों तरफ या खड़गे के चारों तरफ एक ऐसा चापलूसों का घेरा बना हुआ है, जो गाइड और मिसगाइड करता रहता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वहां पे एक इस तरह का डिसीजन होता नहीं है, उसमें बड़ी देरी होती है। उसका मैं आपको उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। लोकसभा के चुनाव में मेरी उंगलियों पे सारी चीजें हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे निर्णय कांग्रेस ने गलत वहां पे लिए। अगर कांग्रेस थोड़े अच्छे निर्णय लेती, तो कम से कम 4 सीटें उसके खाते में और बढ़ सकती थी, जिसमें मैं फतेहपुर सीकरी की सीट का जिक्र करता हूँ। मथुरा की सीट पर बॉक्सर वीरेंद्र सिंह को तैयार किया, और रात को सपना उनको आ गया, और वो कमल ढूंढने कांग्रेस बीजेपी में चले गए। वो दानिश अली पर अड़ गए अमरोहा पे, नहीं नहीं राहुल जी ने कह दिया इसलिए दानिश को मिलेगा। अगर दानिश की जगह किसी और को मिल जाता, तो वो सीट भी कांग्रेस की होती। तो कई सारी गलतियां इस तरह की कांग्रेस करती है, और कांग्रेस यहां भी करेगी। उसका नुकसान कांग्रेस को ये होगा कि अगर कांग्रेस की 60 सीटें आती, तो वो 50 आए। लेकिन कांग्रेस रेस से बाहर है, ऐसा नहीं है। और हुड्डा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुड्डा मजबूत नहीं है। हुड्डा का दबदबा है, मजबूत है। कुमारी सैलजा की एक दलितों में और कुछ क्षेत्रों में पकड़ है। बाकी पूरे हरियाणा में अगर दम की बात करें, तो हुड्डा के बिना हरियाणा अधूरा है कांग्रेस के साथ। जी भाई। तो भाई दुष्यंत चौटाला जी क्या करेंगे? देखिए, अगर मयूर भाई आप दुष्यंत चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला को भी पता है कि उन्होंने 4.5 साल बढ़िया भलाई खाई है, और अब वो खाली दूरा कुश्ती कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अब उनको आराम करना है अगले 5 साल। अब वो अगले 5 साल उसको जो
उन्होंने मलाई खाई, उसको हजम करेंगे हिला, क्योंकि मलाई घी जो होता है, मक्खन जो होता है, वो इतनी आसानी से हजम नहीं होता। उसको हजम करने के भारी लिए होता वर्जिश करनी पड़ती है। तो अगले 5 साल वो वर्जिश करेंगे बढ़िया, और उसके बाद वो कमाल दिखाएंगे अपना 2029 में। तो वो अब 2029 की तैयारी करेंगे। उनके साथ चंद्रशेखर जो दलित नेता है, उनकी दोस्ती हो गई है। तो वो बढ़िया एक है। जो अच्छा। वैन है, जैसी वो उनकी अमिताभ बच्चन की वैन है, उस तरह की वैन लेके घूम रहे हैं वो, और बाकी जगह हेलीकॉप्टर में जाते हैं, तो वो आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। उनको उनका कहीं अगर एक आध सीट आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं। लेकिन इसमें जो उनकी आईएनएलडी है, उसकी मुझे कुछ संभावना है कि उसमें हो सकता है कि 2 एक सीट उनकी आ जाए, और वो थोड़ा सा उनका खाता वाता खुल जाए, इस तरह की संभावना मुझे नजर आ रही है। जी। अब ये प्रदेश तो पहलवानों का भी प्रदेश है भाई, है ना। देश से बड़े बड़े जी। पहलवान यहीं से आते हैं, और अखाड़ा जो है वो, चाहे वो फिर वो कुश्ती का हो सचमुच में, या तो पॉलिटिकल कुश्ती का अखाड़ा अखाड़ा होता है। तो ये पहलवानों का जिक्र किए बगैर तो हम इस चर्चा को समाप्त कर ही सकते हैं। अब ये पहलवान जो है हमारी बहन विनेश, अब जिस तरह से उनके साथ वो पूरा हुआ, उस समय पूरा देश स्तब्ध भी था, खड़ा भी हुआ। अब वो वहां चुनाव लड़ रही है, और एक वहां, क्योंकि आप बहुत करीब है वहां से, तो अगर आप ये बता पाए हमारे दर्शकों को कि ये जो विनेश और बाकी सब पहलवानों के साथ जो हुआ है वहां पे, जो हुआ है, तो वहां इस प्रदेश में, हरियाणा में, क्या इसका कोई कोई ऐसा प्रभाव है कि जो चुनाव पर असर डाल सके, या सिर्फ हवा में है? कैसे देखेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मयूर भाई, बिल्कुल प्रभाव है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रमुख मुद्दा है वहां का। वहां मुद्दे दो ही काम कर रहे हैं मयूर भाई। एक तो जी। किसान आंदोलन का मुद्दा काम कर रहा है कि जो हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े रहे 13 महीने, और 750 किसानों की शहादत हुई। वो मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं हरियाणा के। दूसरी चीज, जो पहलवानों की जिस तरह से, देखिए ये जो कम्युनिटी है हमारी जाट कम्युनिटी, इसमें इज्जत का बड़ा मान सम्मान होता है बहन बेटियों का। ये तो अपनी बहन बेटियां थी, ये कम्युनिटी दूसरे की बहन बेटी के लिए लड़ जाती है, उसके लिए जान दे देती है। तो इन बहन बेटियों का इस तरह का अपमान होना, और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके और वो सांसद ब्रजभूषण तक खिल्ली उड़ाना, ये तो जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का और पहलवानों का, यही तो दो मेन मुद्दे हरियाणा में। और दूसरी चीज ये है कि हरियाणा का जो पहलवानों का मुद्दा था, ये थोड़ा सा धूमिल हो गया था, थोड़ा सा पुराना हो गया था। ये जो कॉमनवेल्थ में जो भारत सरकार में जिस तरह से सहयोग नहीं दिया, और जिस तरह से ब्रजभूषण ने वहां पे ओलंपिक में कांड किया है, और विनेश के साथ जो हुआ है, उस मुद्दे को उन्होंने ताजा कर दिया। और ताजा करके जो सारा चीज हुई है पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर, उसका बड़ा प्रभाव हरियाणा में है। पहले तो जाट ही प्रभावित थे, अब बाकी दूसरे लोग भी प्रभावित है। वो मान के चल रहे कि हमारे हरियाणा की बेटी है, तो इससे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रभावित ना करे। तो उसका तो प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक एक तरफ से डेंट नहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, और आखिरी तक लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो उसका मुकाबला किसान पहलवान सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहां पे अग्निवीर का है। क्योंकि आप देखेंगे, भले ही हरियाणा छोटा प्रदेश हो, लेकिन बहुतायत में यहाँ के बच्चे सेना में जाते हैं, तैयारी करते हैं सालों साल, और आपने उनको अग्निवीर में डाल दिया। कोई सम्मान नहीं अग्निवीर का, कुछ नहीं, तो उससे युवा बहुत नाराज है। बेरोजगारी है, दूसरी जगह भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये तो बाकी मुद्दे सब उसके बाद है। पहले तो ये दो मेन मुद्दे हैं, और पहलवानों का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है। आप ये भी देखिए ना कि अगर आप स्वर्ण पदक की बात करें, तो पहला पदक फिर भी एक हरियाणा की बेटी लेके आई है। अगर विनेश नहीं लेके आ पाई, तो वो मनु भाकर ले आई। तो हरियाणा की बेटियां तो सबके लिए सम्मान का विषय है, और उनका सम्मान होना चाहिए। और विदेश के साथ ये कहीं ना कहीं सबके दिमाग में है कि भारत की जो सरकार है उसने सहयोग नहीं किया, और ब्रजभूषण सिंह ने उसके रास्ते में ओलंपिक तक, फ्रांस तक जाके कांटे बिछाने का काम किया, और सरकार ने उस पर कंट्रोल नहीं किया। ये गुस्सा हरियाणा के लोगों में है। और आप मतलब मयूर भाई ये देखिए लोग ना ऐसे देख कि रहे जो हैं, उसकी कुश्ती, लोग, लोग इसको एक विनेश बिल्कुल के देख रहे हैं। खिलाफ षड्यंत्र के हिसाब से देख रहे हैं, इस रूप में देख रहे हैं लोग वहां। साजिश 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 और षड्यंत्र के तौर पे देख रहे हैं, और 90% लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है।
दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि कितना बड़ा इतिहास विनेश ने बनाया था कि जो वर्ल्ड के 3 सबसे बड़े पहलवान थे उनको गिराया उसने, और लगातार गिराया, एक ही दिन में आप कुश्ती करा रहे, तो ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका जो सम्मान हुआ एयरपोर्ट से उसको घर पहुंचने के लिए 18-22 घंटे लग गए उसको, और रास्ते में रुकने नहीं दिया। उसके ऊपर फूलों की बरसात अलग है, उसके ऊपर नोटों की, सोने की बरसात हुई, उसको सोने के कितने सारे मेडल लोगों ने दे दिए। कई किसानों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। तो अगर कोई आदमी रजिस्ट्री कर सकता है, पैसे दे सकता है, सोने का मेडल बना के दे सकता है, तो वोट तो वो देगा ही। और खाली वो उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में देगा ऐसा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देगा। और उसमें पहलवानों का और पहलवानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, मैं ऐसा मानता हूं मयूर भाई। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। आपने जो बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हो सके उतने एंगल्स जो हैं कवर कर लिए हैं इस बार इस इलेक्शन को लेकर, जो अभी आज के दिन जो जरूरी होते हैं। ऐसा कुछ है जो मैं मुझसे रह गया हो पूछना आपसे, और आपको लगता हो कि नहीं इस पर भी बात होनी चाहिए, ऐसी कोई बात अभी बची है तो प्लीज बताएं। नहीं मयूर भाई, इसमें इसमें बात यह है कि अगर हम देखें, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो महीनों पहले प्रधानमंत्री जी वहां रैलियां शुरू कर देते हैं। एक हरियाणा प्रदेश है जहां पे कल पहली रैली हुई है, और 5 तारीख को मतदान है। तो मान लिया 10 दिन पहले आप एक रैली कर रहे हैं, दूसरी होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि हरियाणा में स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो ये हम लगातार कर रहे हैं कि आरएसएस बारीकी से नजर बनाए हुए है। आरएसएस बड़े लेवल पे तब्दीली करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं बना है, आपको ये भी पता है। उसके पीछे भी इन्होंने ये कहा है कि एनी हाउ सरकार हमारे, आरएसएस को इन्होंने ये नहीं कहा कि हम हरियाणा में जीत रहे, आरएसएस को इन्होंने ये कहा कि हरियाणा में हम सरकार बना रहे हैं। तो जब पूछा कैसे बना रहे हैं, बोला वो तो मध्य प्रदेश के पैटर्न पे हम बना लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन आज है भाजपा की। कई लोगों को पता ही लगा रहे भैया, आज जीती थी कांग्रेस और सरकार भाजपा की, ये क्या। तो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन वो दिन दूर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो खासकर अमित शाह और मोदी है, इनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। और अब इनको खाली जनता ने ही नहीं घेर लिया है, इनको आरएसएस ने घेर लिया है, इनको भारतीय जनता पार्टी के 60 से 70% अंदर के लोगों ने घेर लिया है, इनको विपक्ष ने घेर लिया है, इनको सब लोगों ने घेर लिया है। तो अब ये ऐसे घिर गए हैं चारों तरफ से, तो अब इनके लिए बचना नामुमकिन है, और अब इनका बिस्तर बोरिया बंधना लगभग तय है। मुझे तो ऐसा दिखने लगा जी। तो आखिरी एक टिप्पणी आपसे, आखिरी कमेंट की, तो क्या लगता है अगर आज की स्थिति में इसको अब यहां से देखें चुनाव को जो 5 तारीख को होने वाला है, आपको क्या लगता है कि कौन सरकार बनाता हुआ दिख रहा है अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? नहीं देखिए मयूर भाई, ये तो आप जानते हैं कि दावे के साथ तो किसी चीज का दावा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे 50-52 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस की आती हुई दिख रही हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती है, घट बढ़ सकते हैं समय के साथ। जो है इतनी सीटें हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक तरीका है, भारतीय जनता पार्टी भी उसको क्यों कहे, ये जो आपके गुजराती समूह के जो नेता है, उनका जो एक अपना फॉर्मूला रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र का फॉर्मूला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का फॉर्मूला हो, चाहे इससे पहले कर्नाटक का फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले पे प्रयास होगा। अगर ऐसे फॉर्मूले का प्रयास हो गया, हरियाणा में भाजपा की सरकार बन जाती है, तो वहां मयूर भी झूठे सिद्ध हो जाएंगे, केपी मलिक भी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर मत के आधार पे और जनता के आधार पे, जनता की आवाज पे सरकार बनती है, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के बाद हरियाणा से विदाई होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको मयूर भाई ये भी समझना होगा कि आपने जिस प्रकार से ऐसे लोगों को दूर किया, मैं एक नेता का जिक्र करना चाहता हूं जिनका नाम है रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के लाठी डंडे खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब डंडा उठाने वाला कोई नहीं था, तब रामविलास शर्मा डंडा झंडा लेके चलते थे, और वो विधायक होते थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। और आज आपने पहले तो उनको किनारे लगाए रखा, और अब इस बार तो ये हो कि टिकट ही उनका काट दिया।
तो ऐसे लोग क्या दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? क्या आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पे आके वहां काम करेंगे? तो ये सारी परिस्थितियां जताती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है और वही उसकी विदाई का कारण बनेगी। बाहर वालों से तो आप निपट सकते हैं, अंदर वालों से निपटना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। जी। बहुत सही बात सर, बहुत सही बात। बहुत ही मुझे लगता है कि पूरे इस विषय को आपने खोल के रख दिया हमारे दर्शकों के लिए। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, बातचीत की, जानकारी दी हमारे दर्शकों को। वैसे ही आपको समय समय पे हम कष्ट देते रहेंगे, आप उम्मीद करते हैं कि आप वो कष्ट उठाते रहेंगे अब जब आप आपको बुलाएं तब। बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, आप चिंता न करें, आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे और जो भी आप चाहेंगे वो होगा। मैं फिर दोबारा ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ता रहें, क्योंकि देखिए हमें ये भी समझना होगा कि जनता और जो पीछे जो हमारे ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम उनका विश्वास ना तोड़ें और उनकी आवाज को आगे लेके जाएं। आज जो हम और आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के मुतालिक करें, चाहे देश के मुतालिक करें, वो हमारी आपकी आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज है। मुंह हमारा है क्या बोलने बात। के, तो हमें हाँ, सोच समझ के जनता की आवाज को आगे लेके जाना होगा। हमारे अपने विचार महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के विचार महत्वपूर्ण है, उनको हमें आगे लेके जाना है और हमारी अंतिम समय तक, अंतिम दम तक ये कोशिश रहेगी कि हम जनता की आवाज ईमानदारी से उठाते रहें। और इस मुहिम में मयूर भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। मिलते हैं आपसे बिल्कुल। अच्छा लगता है जब इस तरह का समर्थन और सहकार जो है और प्यार हमारे फ्रेटर्निटी के हमारे जो वरिष्ठ हमसे होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो भी अगर जब दिखाते हैं तो और एक थोड़ा जो है ना, कहते हैं कि बल मिल जाता है। आप सबका तो प्यार मिल ही रहा है, तो ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, भरोसा आपका कभी टूटेगा नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका भरोसा हम कभी तोड़ नहीं सकते, वो पथ पर हम कभी चल नहीं सकते जो आपसे हमको दूर लेके जाए, तो वो बना रहेगा। बहुत सारे मित्र जो हैं, दर्शक हमारे जो हैं, वो कह रहे हैं कि कमेंट में मैंने पढ़ी कि वो कुछ कुछ पेमेंट, मतलब वो क्या कहते हैं, ज्वाइन वाला बटन का आप लगा दीजिए, हम आपको आर्थिक रूप से भी जो है उसमें अनुदान देना चाहते हैं। वो कर हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1-2 दिन शायद लगेंगे, जहां तक मेरी समझ है। वो कर देंगे। आर्थिक अनुदान की हमको जरूरत होगी बिल्कुल, क्योंकि ये यही हमारी रोजी रोटी है, यही से हमको जो है अपना जीवन यापन करना है, तो बिल्कुल आप सबके सहयोग की जरूरत होगी। तो वो बटन देने, कुछ लोग हमारा वो जीपे वगैरह मांग रहे, तो वो मुझे लगता है कि ये जीपे बड़ा निजी हो जाएगा। अ, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम इस पूरे संस्था जो उसको शुरू किया है उसको हम चला सके, मेंटेन कर सके, आप तक लगातार पहुंच सके, तो उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं उन सब के लिए, जिसमें हमारा जीवन यापन आ जाता है, उसमें अंदर वो जुड़ा हुआ है, वो सब के लिए कर रहे हैं। तो वो एक बना देंगे ज्वाइन का बटन, कुछ कुछ दिन शायद लगेंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैंने अभी इस तरह से, मैं तो कंटेंट, मतलब मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ, वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन इसका संचालन कैसे होता है मैं अब सीख रहा हूँ। इस सोशल मीडिया पे अखबार चला चुका हूँ, चैनल चला चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार चला रहा हूँ, तो थोड़ा 1-2 दिन में, थोड़ा टाइम में सीख जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उससे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बातचीत आपने सुनी, आपको इस पर आपकी जो भी राय या सोच बनती हो, आप हमको लिख के इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट करके जरूर से बताइए। और अगर आपको ये पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका स्नेह हमको मिले। आप उसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और हमारा जो चैनल है ये मयूर जानी ऑफिशियल, भाई इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बहुत अच्छे व्यूज आप लोग जो है उसको देख रहे हैं, तो आ रहे हैं। और उसमें उस जो भी मित्र, जो भी दर्शक मित्र हमारे जो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको विनती है कि वो बटन दबा दे, बेल आइकन वाला, तो वो हमारे लिए जो है बहुत प्रोत्साहन का, उत्साह बढ़ाने का काम हो जाएगा आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।